तो क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये बना रही थी, वो वीडियो रुक गई थी अपने आप, पता नहीं कैसे पॉज हो गई और सेव हो गई। तो इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या था, कैलकुलेट करना था देखो मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 2.5 kg। तुझे कितना मास रिक्वायर्ड है 2.5 kg 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए। 25 kg बनाना है तो 0.25 मोलल का क्या मतलब होता है, मैंने तो बता दिया कि नंबर ऑफ मोल 0.25 मोलर, और सॉल्वेंट का मास कितना होगा 1000 ग्राम, और मोलर मास यूरिया का कैसे निकलेगा। अब देख, अब तुझे ग्राम्स में निकालना है, तो यहाँ पे तो तेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि जो यूरिया के मोल्स है वो 0.25 है। तो अगर तू नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा, कितना ग्राम उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जब ग्राम निकालने होते हैं मोल से, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, दैट वुड गिव अस द मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हमने डिज़ोल्व की है। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे तेरे को मास ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया कि भाई हाँ मेरे पास 15 ग्राम है, मैंने 0.25 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने मेरे पास ग्राम में मास प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल 0.25 मोल्स के अंदर। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन भी तो निकालेगा 1000 ग्राम, तो सिर्फ वाटर का मास है, उसके अंदर यूरिया भी तो ऐड हुआ है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम यूरिया अगर 1000 ऐड हो तो 1015 ग्राम टोटल तेरा जो मास है सॉल्यूशन का वो ये होगा। ठीक है, ये ग्राम नहीं है, ये केजी नहीं है, केजी सॉल्यूशन नहीं है, ये ग्राम में। ठीक है, अब देख 1 देख 1115 ग्राम केजी के अंदर, ग्राम में, ग्राम के अंदर कितने हैं 15 ग्राम, 15 ग्राम हमारे पास क्या है, यहाँ पर ना देख ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, क्या कर रखा है, हमारे पास जो ग्राम है वो कितने आ रहे हैं 1015, इसको 1000 से डिवाइड कर रखा है, तो 1000 से डिवाइड करूँगी मैं, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा इसका 1.015। तो ये 1.015 केजी ले रखा है इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर 1.015 केजी के अंदर कितना यूरिया प्रेजेंट है 15 ग्राम, कितना प्रेजेंट है हमारे पास 15 ग्राम, तो 1 केजी के अंदर कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 1.015, और हमसे पूछा कितना हुआ है 2.5 का, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेम ही तरीका है, इस तरीके से लिख लो 1 तू जो मैं लिख रही हूँ ना स्क्रीन पर तेरे को दिख रहा है उस तरीके से चाहे अपनी कॉपी में लिख लो, ये डायरेक्ट लिख रखा है तो पूरा इलेबोरेटेड वे में तरीके से लिख लो। 1.015 केजी कंटेन, क्या कंटेन करता है 15 ग्राम यूरिया। ठीक है, 1 केजी कितना कंटेन करेगा 15 डिवाइडेड बाय 1.015, और 2.5 कितना करेगा, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दियो अगले स्टेप में सेम लिख के। ठीक है, ये तेरा आंसर हो जाएगा। अब जब तू इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था तेरा फोर्थ क्वेश्चन, बस बहुत आसान ही था, बस तेरे को ये पता होना चाहिए था कि मोलल जो होती है वो एक कंसनट्रेशन की टर्म होती है, और उसकी हेल्प से हम कंसनट्रेशन को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज़ 1.202 ग्राम पर लीटर। तो तेरे को क्या दे रखा है इसके अंदर, सबसे पहले तुझे यही देखना है। देख इसके अंदर तेरे को क्या दे रखा है 20% के आई ऑफ के आई, 20% दे रखा है, डेंसिटी ऑफ 20% के आई मास बाय मास, तो कुछ स्पेसिफाई कर रखा है मास बाय मास। अब मास बाय मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। ये तेरा मास बाय मास का मतलब होता है, मास बाय मास परसेंटेज का। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा क्या होगा, KI पोटेशियम आयोडाइड 20% है, मतलब 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, टोटल 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी टोटल 100। अब 100 में से जब तू 20 को माइनस करेगा तो तेरा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है मास बाय मास परसेंटेज का मतलब। लेकिन मास ऑफ सोल्यूट, अब जब तुझे मास ऑफ सोल्यूट मिल गया 20 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम। 100 में से अगर तू 20 को माइनस कर देगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये तेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। 80 ग्राम तेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब 80 को जब तू 1000 से डिवाइड करेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई तो क्या आएगा 0.08 केजी। ये तेरा क्या आ जाएगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने का फैक्टर। ठीक है, और फिर तुझे अब क्या निकालना है, तेरे को मोलैलिटी निकालनी है सबसे पहले। मोलैलिटी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केजी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो सॉल्वेंट है हमारा जो सॉल्वेंट है वो मैंने केजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, KI का मास निकालना है। अब KI के मास के लिए तुझे पोटेशियम और आयोडीन का पता होना चाहिए। डायरेक्टली याद KI का याद रख ले कि भाई 166 ग्राम होता है, ये तेरी मर्जी है। या फिर K का 39 होता है और I का 127 होता है। आयोडीन का एटॉमिक जो मास होता है वो 127 होता है, उससे 166 तुझे निकालना है। उसके बाद मोल्स ऑफ KI, मोल्स कैसे निकालता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है 20 मोल, मोलर मास कितना आ गया 166, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0.120, और जो वॉल्यूम है वो क्या है 0.080 kg। जब इसको डिवाइड करेगा तो तेरे पास ये आ जाएगा। अब ये मोल पर kg लिखने से अच्छा है तू मोलर लिख ले, या ये मोल kg लिख ले, या फिर मोलर स्मॉल एम, मोलर स्मॉल एम। मोलैलिटी के केस में स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने से तेरी मर्जी। अब देख, एक चीज़ देखो क्वेश्चन के अंदर और दे रही, मोलैलिटी तो तूने किससे निकाली 20% का यूज़ करके। अब तेरे को मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसके अंदर थी, केजी के अंदर, तो लीटर वाला हम किससे यूज़ करेंगे, डेंसिटी का। ठीक है, अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है, अब ये तो तेरे को पता ही है। डेंसिटी रो किसके लिए होती है, डेंसिटी किसके लिए होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी को वॉल्यूम से, डेंसिटी दे रखी है और मास दे रखा है। मास 20 ग्राम तेरे को दे रखा है। अगर तुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम कैसे निकालेगा, मास अपॉन डेंसिटी, इन दोनों का इंटरचेंज कर देगा। वॉल्यूम को यहाँ ले जा, डेंसिटी को नीचे ले, तो तेरा पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। वॉल्यूम निकाल देगा मास को डेंसिटी से डिवाइड करके। मास तेरे को कितना दे रखा है सॉल्वेंट का, 100 ग्राम। ये ध्यान रखियो, यहाँ पे 100 ग्राम लेगा, KI का मास नहीं लेगा, क्योंकि तू क्या निकाल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकाल रहा है तू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका होगा, सॉल्यूशन किससे बनेगा, पानी से बनेगा। तो वॉल्यूम तो सॉल्यूशन के निकाल रहा है, इसलिए तू क्या करेगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लेगा। अब इस मास को किससे डिवाइड करना है तेरे को, डेंसिटी से। डेंसिटी दो क्वेश्चन में रखिए 1.202 ग्राम पर ml। तो जब अब तू इस मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देगा तेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स तूने KI के अभी अभी निकाले ही थे। नंबर ऑफ मोल्स तो KI के सेम ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि हम एक ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम तूने इस तरीके से निकाल लेना है मोलैरिटी के केस में। ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से करियो। ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल ली तूने, नंबर ऑफ मोल्स तूने पहले ही निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देगा, तेरा आंसर आ जाएगा। मोलैलिटी के लिए यूनिट क्या होती है, मोलर। मोलर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं मोलैरिटी के लिए। ये किसके इक्वल होता है, मोलर। वो था मोलल, यहाँ पे R की जगह L था, वो स्मॉल m था। ये कैपिटल M होता है जहाँ पे हम बोलते हैं मोलर, MOLAR।
समझ आ गया? इस तरीके से तुझे मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है एक ही सॉल्यूशन की। थर्ड चीज़ तूने क्या निकालनी है? मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने मोल फ्रैक्शन का बताया था देखो कैसे निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अभी हमने निकाल चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सिर्फ थोड़ी होगा, मतलब एक कंपोनेंट थोड़ी होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना होता है? मास ऑफ वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेना, मास ऑफ सॉल्वेंट लेगा 80 ग्राम। यहाँ पर तू क्या निकाल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से ही हम क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन किससे होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हमने किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई तो हम निकाल चुके, और दूसरा जो हमारा वाटर है उसका निकालना है। वाटर का मास हमें 80 ग्राम हमने ऊपर निकाला है सॉल्वेंट के केस में, और मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। इसको डिवाइड करेगा तो 4.44। अब नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल ले। मोल फ्रैक्शन के आई की निकालनी है, तो ऊपर किसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? के आई के, और नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देंगे, तो डिवीजन लेके आएंगे तो हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे एक पेपर में शायद आया भी था 3 नंबर में, मेरे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो इसको आराम से अच्छे से कर लियो कि मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी कैसे निकालते हैं, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तीनों चीज़ें एक ही में पूछ ली, और डेंसिटी का रोल भी दे दिया कि मोलैरिटी निकालने में डेंसिटी का रोल होता है, और जो मास परसेंटेज निकालने में हम कैसे मास परसेंटेज का किस तरीके से मोलैरिटी के अंदर यूज करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो समझ आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। H2S गैस इज a toxic gas with rotten smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S gas in water is 0.195 m, स्मॉल m दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखो स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट यहाँ पे ना हम हेनरीज लॉ को अप्लाई करेंगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस पी जी, पार्शियल प्रेशर, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस किसके इक्वल होता है? हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्स ऑफ दैट गैस। एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, ये हेनरीज लॉ। पी का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये फॉर्मूला होता है हेनरीज लॉ का। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। और एक्स जी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन, उस गैस का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देख, अब यहाँ पे जो ये 0.195 मोलल लिख रखा है, अब ये 0.195 मोलल का क्या मतलब हुआ? वही सेम 0.195 मोल्स H2S गैस की बात हो रही है, किस में प्रेजेंट होंगे? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले सॉल्वेंट की, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सॉल्वेंट के। सपोज मैंने वाटर है सॉल्वेंट मेरे पास, यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर ही होगा, कोई भी चीज़ हो। तो हमारे पास 1000, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? 18। 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 55.5। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तूने। नंबर ऑफ मोल्स तेरे को देख 0.195 मोलल दे रखा है, मतलब H2S के तो मोल्स तेरे को ऑलरेडी दे दिए 0.195। मोलल का मतलब यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तेरे को इस गैस के तो ऑलरेडी दे दिए, और वाटर के तूने निकाल लिए। तो तेरे हेनरीज लॉ में तीन ही चीज़ें थी, और तेरे से पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, और
पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेनरीज कांस्टेंट तेरे को निकालना है। पार्शियल प्रेशर एक गैस का एसटीपी कंडीशन पे फिक्स होता है, दैट इज 0.987 बार। ये देखते को लिख के दे रखा है प्रेशर की भाई हाँ तुझे प्रेशर किस पे लेना है, एट एसटीपी कंडीशन तुझे प्रेशर कंसीडर करना है। ठीक है, एट एस टी पी दे रखा है। तो प्रेशर जो होता है एस टी पी का, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है एट एस टी पी, इट इज इक्वल टू 0.987 बार। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा? मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस को 0.195, और नीचे क्या है डिवीजन में क्या आएगा 0.195 प्लस 55.5 जो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। इनको ऐड करके जब तू डिवाइड करेगा तो तेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हेनरीज को अप्लाई कर रहे हैं, वही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस। तो हेनरीज कांस्टेंट निकालना है, तो इसके बाद हेनरीज कांस्टेंट KH किसके इक्वल आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। इन दोनों को बस डिवाइड करना है। पार्शियल प्रेशर H2S गैस का फिक्स होगा, दैट इज STP कंडीशन पे 0.987, और जो हमारा ये 0.035 आया है उसको डिवाइड करेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा। इसको डिवीजन करके देखियो, अगर कहीं भी डिवाइड करने में या वैसे कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता दी। वैसे मेरे से अच्छी तो कैलकुलेशन तेरी है, तो कैलकुलेशन में तो कोई ऐसा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। देखो हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू निकालनी थी। जब तेरे को बाकी चीज़ें STP कंडीशन है तो प्रेशर तो डायरेक्टली दे दिया, पार्शियल प्रेशर बस तेरे को मोल फ्रैक्शन निकालनी थी। और 0.195 मोल का मतलब है 0.195 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो 1000 ग्राम है सोल्यूशन का, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। 1000 ग्राम सोल्यूशन का आएगा तो उससे वाटर के मोल्स निकाल लेंगे। 1000 को 18 ग्राम, गिवन मास क्या हो गया 1000, 18 क्या हो गया मोलर मास, उससे डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे। हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, देखो क्या दे रखा है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेरिक कंडीशन। किस कंडीशन में पैक किया गया? 2.5 एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर जब हम इसको पैक करते हैं। देख अब तूने क्या कर रखा है यहाँ पे, देखो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। हेनरीज कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये यहाँ पे दे रखी है। अब देखो क्या करना है, इससे तो क्या करेगा, और देखो दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे दे रखा है कितने पे पैक किया गया है 2.5 एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेशर दे रखा है तेरे को एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये ध्यान रखियो यहाँ पर जो KH की वैल्यू वो किस में दे रखी है? PA का मतलब है पास्कल। तो जब तू एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करता है तो 101325 से मल्टीप्लाई करता है। तो 2.5 को 101325 से तुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, हेनरीज कांस्टेंट को डिवाइड में ले जा। हेनरीज कांस्टेंट जब डिवाइड में जाएगा तो उसको बस सॉल्व करना है तेरे को। यहाँ पे ये चीज़ हो गई, जो पार्शियल प्रेशर है उसकी वैल्यू लिख दी, उसके बाद हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। इसको जब तू सॉल्व करेगा मल्टीप्लाई करने के बाद तो तेरे पास ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखियो, अगर ना हो तो मेरे को बता दियो। वैसे दिक्कत की कैलकुलेशन नहीं है, इतनी मुश्किल दिक्कत आने से हो जाएगी, और तू तो वैसे भी कैलकुलेशन में फास्ट है। अब देख, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या कर रखा है? नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे ये कर रखा है, इसके बाद ये कर रखा है जो पार्शियल मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्स CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? CO2 प्लस वाटर के। अब देख, अब देखो एक बात तो पता है कि जो तेरे पास CO2 के मोल्स हैं और वाटर के मोल्स हैं, यहाँ पर ना CO2 के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं, तो इसको हम इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 होते हैं वो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे।
ठीक है, मतलब इससे हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, यही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है कि इसको नेग्लेक्ट करके इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करके दिखा रखा है। किसके इक्वल है ये? 1.57 इंटू 10⁻³ अब तेरे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो तेरे को निकालनी है। ये तो तेरे को कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 तो चाहिए ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने का तेरे को कोई और तरीका भी दे तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml का मतलब क्या होगा? 500 ग्राम वाटर। वो जो है 500 ml, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? 500 दे रखा है तेरे को, 500 ml ऑफ सोडा वाटर, वाटर के ही दे रखे हैं तेरे को 500 ml। तो इसको तू 18 से डिवाइड कर देगा, तेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तू इसको 18 से डिवाइड करेगा, क्या आएगा? 27.78। डिवाइड करके देख लियो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ गया। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी लिख दूँ यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को भी लिख करके दिखा दिया यहाँ पे। अब इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए तेरे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जब तेरे पास आ गए तो नंबर, ये मिली मोलर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मैंने बताया था मोल्स को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ग्राम में अमाउंट आ जाता है। जब हमें ग्राम में अमाउंट चाहिए होता है किसी भी चीज़ का तो हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं? हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हुए, मोलर मास CO2 का कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। 16 इंटू 2 दैट इज व्हाट दैट वुड बी इक्वल्स टू 44। तो 44 को जब मैं जो ये नंबर ऑफ मोल्स एक से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 एंड 500 ml ऑफ सोडा वाटर। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। बस ये ध्यान रखना, पास्कल में जब एटमोसफेयर को कन्वर्ट करना है तो 101325 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अब देखो। देखिए भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड आर। अब ये राउट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। राउट्स लॉ क्या होता है? पहले राउट्स लॉ बता, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन राउट्स लॉ पे बेस्ड है। राउट्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है। तो जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एट प्योर स्टेज। नोट का मतलब होता है प्योर स्टेज पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस दैट वुड बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये राउट्स लॉ की बात कर रही हूँ मैं। राउट्स लॉ क्या होता है? अब दिमाग, राउट्स लॉ RAULTS, राउट्स लॉ होता है वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस that would be equals to mole fraction of a gas into mole fraction of the gas at pure stage. Mole fraction of a gas that would be equals to into vapor pressure of a gas at pure stage. Vapor pressure of a gas that would be equals to mole fraction of a gas into vapor pressure of the gas at pure stage. PA that would be equals to this. अब एक बात और पता है देखो, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, दो कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? XA प्लस XB किसके इक्वल है? 1 का। अगर मुझे XA की वैल्यू XB की वैल्यू निकालनी है तो मैं XB की वैल्यू ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस XA। कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, XB की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने वैल्यू बताई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द वेपर प्रेशर of the pure liquids A and B are 450 and 700 millimeter of Hg at 300 Kelvin। दोनों का तो दो लिक्विड्स का क्या दे रखा है? वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, मतलब पी नोट ए दे रखा है और पी नोट बी दे रखा है। पी नोट ए 450, पी नोट बी 700। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इफ द वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ द Hg। टोटल वेपर प्रेशर जो PT है, टोटल वेपर प्रेशर मतलब दोनों का सम, PA प्लस PB का सम कितना दे रखा है? देखो 600 दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो मतलब तो को बेसिकली कंपोजिशन निकालनी है। तो इसके अंदर तू P टोटल दे दिया 600, तो अब तू
मैंने तो आउट्स को बताया, पी ए किसके इक्वल होगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए। अब दूसरा कंपोनेंट पी बी है, जैसे यहाँ पे एक ए है एक बी है, तो दूसरा किसके इक्वल होगा, पी ए एक्स, पी ए किसके इक्वल होगा, एक्स ए इंटू पी नोट बी। अब मैंने तो को बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हम में, अगर मुझे एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वन माइनस एक्स ए। तो मैंने ये यहाँ पे यही कर रखा है, वन माइनस एक्स ए किसके इक्वल आ गया, एक्स बी के इक्वल, एक्स बी की जगह मैंने वन माइनस एक्स ए लिख दिया, और पी नोट बी एज इट इज़ आ गया। अब पी टोटल किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस दिस इन प्लस दिस। अब इन दोनों के अंदर जो है मैं सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़, सब्सटीट्यूशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ हमें क्या देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख ले कि यहाँ पे ना क्या कर रखा है, जैसे एक्स ए, एक सेकेंड, एक्स ए पी नोट ए है प्लस वन माइनस एक्स ए इंटू पी नोट बी है। इधर से पी नोट बी को कॉमन ले लिया, पी नोट बी को अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो क्या बचेगा यहाँ पे, पी नोट बी अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी। एक सेकेंड, ये ना क्योंकि यहाँ पे ना हम राउट्स में जब पूरा डिराइव करते हैं ना तो ये रिलेशन निकल के आता है, जब हम पी टोटल की वैल्यू निकालते हैं तो ये जो रिलेशन ये निकल के आता है, पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स से, ये पूरा का पूरा रिलेशन डेरिवेशन के बाद निकल के आता है कि हम इसको पहले कॉमन लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो वो रिलेशन अब तेरे को सारा का सारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन तो आने से रहा। तो ये रिलेशन ना डायरेक्ट याद रख लो कि पी टोटल जब पी, ये लिख के पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी के बाद डायरेक्ट ये लिख दो पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पी नोट बी की क्या थी 7, पी टोटल, सबसे पहले पी टोटल कितना था 600, किसके इक्वल होगा, पी नोट बी, पी नोट बी क्या है 700 प्लस पी नोट ए क्या है 450, 450 माइनस 700। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्या यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पर इसको ऐड करेगा और माइनस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये 600 है, इधर इसको लेके जाऊँगी तो क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करूँगी मैं तो यहाँ पे 600 माइनस 700 किसके इक्वल होगा, 450 में से ये क्या क्या माइनस 250 एक्स से क्या होगा माइनस 100, दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस 250। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे कर रखी है। ठीक है, अब x से क्या होगा, 250 को डिवाइड में जो 100/250 0.40, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या आ गई तेरे पास 40, 0.40 आ गई मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए। अब मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा 1 के। तो एक्स ए तो आ गया, बी के लिए क्या करेगा 1 माइनस एक्स ए, तो क्या होगा 1 माइनस 0.40, क्या आ गया 0.60, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी की 0.60 आ गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी आ गई। अब तू पी नोट ए और पी नोट बी से निकाल सकता है, पी ए और पी बी की वैल्यू निकाल सकता है आराम से, पी ए और पी बी की। पी ए किसके इक्वल होगा, एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी नोट ए तेरे को क्वेश्चन में दे रखा था, एक्स ए तूने अभी अभी निकाल लिया। इसी तरीके से पी बी भी निकाल सकता है, दोनों की वैल्यू एक्स ए इंटू पी नोट बी। पी नोट ए और पी नोट बी तो पहले क्वेश्चन में ही दे रखे हैं दोनों चीज़ें, शुरुआत में कि पी नोट बी क्या और पी नोट ए क्या, एक्स ए और एक्स बी अभी अभी हमने निकाल ली कि भाई हाँ हमारा जो एक्स ए है वो 0.40, एक्स बी है वो 0.60। इस तरीके से अभी मैं इसको 0.40 को जब 450 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 180, 0.60 को 700 से करूँगी तो क्या आएगा 420 अब हमसे मोल फ्रैक्शन पूछ रखी है कंपोनेंट की। कंपोजिशन का मतलब भी बेसिकली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन निकालनी है ना क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन बतानी, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन बतानी। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन कैसे निकालेगा,
मोल फ्रैक्शन किसकी टर्म्स में, जो हमारे पास यहाँ प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ए का, वो वेपर प्रेशर, तो ए का वेपर प्रेशर क्या है 180 और बी का क्या है 420। ए के लिए क्या निकाल लेंगे 180 प्लस 180 डिवाइडेड बाय टोटल, इन दोनों को ऐड करके 180 प्लस 420 को ऐड करके जो आएगा उसको इससे डिवाइड करेगा, तेरा आंसर क्या आएगा 0.30। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट के लिए भी हमें निकालना है, तो सेकेंड कंपोनेंट का क्या है 420 डिवाइडेड बाय 420 प्लस 180, इसको जब ऐड करके डिवाइड करेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या करेगा 420 डिवाइडेड बाय, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 का 0, 8 9 10, 0 कैरी 1, 4 बाई 600। 420 को 600 से डिवाइड करेगा तो जो तेरा आंसर आएगा वो तेरी इसकी कंपोजिशन हो जाएगी। और अगर तू कौन सा है तेरा 180 को 600 से डिवाइड करेगा तो जो तेरा आंसर आएगा वो तेरी कंपोजिशन हो जाएगी ए कंपोनेंट की, और दूसरे की कंपोजिशन हो जाएगी सेकेंड कंपोनेंट। समझ आ गया तूने कंपोजिशन कैसे निकाली, ये राउट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्योंकि जो ये है ना, ये मत सोचो कि भाई याद करवा रही है कुछ, कि राउट्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, तूने पूरे पूरे लॉज नहीं पढ़े, तो उनके जो फॉर्मूलेज हैं, उनके जो रिजल्ट्स है वो तो अब तुझे ध्यान रखने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे जो राउट्स लॉ है इसका ये रिजल्ट होता है, डेरिवेशन के बाद आता है, तो तुझे ये रिजल्ट तो डायरेक्टली एज इट इज याद करना ही पड़ेगा, तभी तेरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो पाएगा। देखिए कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी राउट्स लॉ पे ही बेस्ड है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of प्योर वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉरिंग। राउट्स लॉ के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो रिलेटिव लॉरिंग के बारे में पढ़ते हैं और एक वेपर प्रेशर्स के बारे में पढ़ते हैं, रिलेटिव लॉरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखते को डायरेक्टली क्या दे रखा है यहाँ पे प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर दे रखा है 23.8, पी नोट दे रखा है 23.8, यूरिया का मास दे रखा है 50 ग्राम और 850 ग्राम वाटर, यूरिया 50 ग्राम 850 ग्राम वाटर। यहाँ पे W1 W2 क्या है, जो W1 होता है वो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, W डिनोट करता है बेसिकली किस चीज़ को, W डिनोट करता है गिवन मास को, W डिनोट करता है किस चीज़ को, गिवन मास को डिनोट करता है। अब गिवन मास के नीचे अगर 1 है तो सॉल्वेंट 1 किसके लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के लिए, और जनरली हम वो यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी थी W1 और W2। ठीक है, अब इसके बाद देख इनका मोलर मास भी वही उसी M2 और M1 की टर्म से, वो यूरिया का मोलर मास तूने हमें मैंने पहले क्वेश्चन में निकालना दिखाया 60 है, और वाटर का मोलर मास कितना है 80। ठीक है, अब हमारा एम है PS हो गई, जो PS होती है रिलेटिव लॉरिंग और ये होता है राउट्स लॉ। ठीक है, कोई नहीं, जो ये होता है राउट्स लॉ का डायरेक्ट ये एम वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने डायरेक्ट राउट्स लॉ लिखना है। राउट्स लॉ होता है पी नोट एस, दैट वुड पी नोट माइनस पी नोट एस डिवाइडेड बाई पी नोट, ये किसके इक्वल होता है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 N2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, 2 का मतलब सोल्यूट, 1 का मतलब सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब 2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 50 डिवाइडेड बाय 60, ये क्या है मोलर मास। अब यहाँ पे W2/M2 वही ये गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ये ज़रूरी नहीं है तू लिख, चाहे तू इसके बाद इस स्टेप को मत लिख, डायरेक्टली ये चीज़ दिखा दे 50/60 गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब इनके मोलर या फिर, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख, ये जो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास सेम नीचे भी लिख देगा गिवन मास अपॉन मोलर, ये 50/60 है यहाँ पे ये 50/50 नहीं है, ये इस जगह पे ये ध्यान रखिए ये 50/60 है ऊपर जैसा सी। अब इनको जब डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तेरे, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको ऐड करके डिवाइड करके तेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करके देखियो, ना आए तो कुछ समझ नहीं हो। जो ये रिलेटिव लॉरिंग, जो ये तेरा फॉर्मूला था पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, ये किसका फॉर्मूला था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और रिलेटिव लॉरिंग किसके इक्वल होती है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 के। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला तेरा डिराइव होता है और इस तरीके से तू इसको निकाल सकता है, डिराइव होता है और डिराइव करके इसकी इक्वल आता है। तो ये फॉर्मूला भी तुझे डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। राउट्स लॉ के दो फॉर्मूले निकले हैं हमारे पास, और दोनों तुझे याद रखने होंगे, दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है और यही तरह करने का तरीका है।
ठीक है, अब देख रिलेटिव लोअरिंग निकल गई। अब तुझे क्या निकालना है, एक वेपर प्रेशर भी निकालना है। और देखो पी नोट की वैल्यू दे रखी है 23.8 पी नोट की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद देख, अब पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस होता है इक्वेशन, ठीक है। तो जो पी नोट है, पी नोट की वैल्यू तेरे को दे दी, पी नोट की जगह वैल्यू रख दी माइनस पी एस। अब इस पी एस को ये किसके इक्वल है, ये पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गया, 0.17 के। तो इसको इधर की साइड ले जाओ, तो 23.8 माइनस पी एस, ये क्या है, ये देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखो सारा सॉल्व जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे तेरे को दिखेगा वही उसी तरीके से लिखती हूँ। क्या है, 23.8 माइनस पी एस अपॉन पी एस किसके इक्वल दे रखा है, तो 0.017। ठीक है, अब इसको मैं उधर ले जाऊँ तो क्या बनेगा, 23.8 माइनस पी एस किसके इक्वल होगा, 0.17 पी एस। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, 23.8 यहाँ पे माइनस का, उधर जाके इसका होगा प्लस का, तो क्या होगा 0.017 पी एस प्लस पी एस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। 23.8 किसके इक्वल होगा, 1.017 पी एस। ठीक है, अब पी एस की वैल्यू कैसे निकालेगा, इसको इससे डिवाइड कर देगा। मैं स्लाइड क्लीन करके दोबारा लिखूँगी। ठीक है, पी एस की वैल्यू कैसे निकालने की, अब पी एस किसके इक्वल होगा, 23.8 डिवाइडेड बाय 1.017। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 23.4। ठीक है, ये तेरा आंसर हो जाएगा। यही तेरे को निकालनी थी दो चीज़ें, पी नोट माइनस पी एस ओवर पी एस, दैट वुड बी इक्वल्स टू एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। और जो तुझे इनिशियली पी नोट की वैल्यू दे रखी थी उससे तूने ये निकाल लिया। यही तूने दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर निकालनी थी। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग। अब ये राउट्स लो का क्वेश्चन था। अब ये जो दो क्वेश्चन हमने पिछले के, दोनों कौन से थे, राउट्स लो के, पहले हेनरीज लो का। तो ये फॉर्मूला है कि अब अगर कोई और भी आएगा तो फॉर्मूला ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तरीका हो सकता है चेंज, इतना नहीं होता, दो ही आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ एच जी इज। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 750 mm ऑफ एच जी पे क्या है, 96.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ताकि वो किस पे बॉइल करे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब देख, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग। देखिए किस चीज़ का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को दे रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अब देखते को क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 760 mm ऑफ एच जी इज़ दिस। तो देखो क्या करना है, बेसिकली ये बताना है हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, ताकि वो क्या करे, 100 डिग्री पे बॉईल करे। पहले वो किस पे कर रहा है, 96.63 डिग्री पे, तुझे 100 पे करना है। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ाना है, देखो डेल्टा टी पी क्या होगा, जो मैक्सिमम 100 माइनस 96.63, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3.37। अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना दे रखा है, 500 ग्राम, यही चीज़ लिख रखी है। मोलर मास कितना होगा ये। अब सुक्रोज देख ले। अब सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज तरह सॉल्यूट होगा, सुक्रोज सॉलिड में, सुक्रोज मतलब बेसिकली सॉलिड की वजह से नहीं, जो तेरा सुक्रोज है वो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर है, वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। तो क्या होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और इसका जब तुम मल्टीप्लाई करके निकाल के देखियो मोलर मास, तो क्या आएगा, 342 ग्राम। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, C12H22O11। तो कार्बन का कितना होता है, 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 22, ऑक्सीजन क्या होता है 16 × 11। अगर इसको सॉल्व करेगा तो आएगा, उसको ऐड करके सॉल्व करेगा 342 ग्राम।
ठीक है। अब जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी, दैट वुड बी इक्वल्स टू एम इंटू के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू एम इंटू के बी क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू तेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अब मोलैलिटी क्या होती है, यही चीज़ तेरे को देखनी है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं। देखिए मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होता है? अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आएगा? 1000। ये बात समझ आ गई है? तेरा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे मोलैलिटी का। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला तेरे को पता चल गया, डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा? मोलैलिटी इंटू के बी। ठीक है, डेल्टा टी बी that would be equals to W2 by M2 into 1000 divided by mass of solvent in gram into kb। अब तुझे क्या निकालना है क्वेश्चन के लिए? हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, मतलब जो तेरे को गिवन मास है, ये जो ये सुक्रोज का गिवन मास है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इधर इनको मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको डिवाइड में ले जाऊँ, तो ये कैसे निकलेगा? गिवन मास ऑफ सुक्रोज किसकी बराबर? डेल्टा टी बी इंटू M2 इंटू W1। ये W होगा, गिवन मास होगा सॉल्यूट का। ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू के बी। ये तेरा फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर जो तेरी सारी वैल्यूज़ हैं वो तेरे को दे रखी हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है। ये जी ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ दे रखी है। M2 गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 500 ग्राम। और डेल्टा टी भी हमारा है 3.37 के डिग्री सेल्सियस, और 1000 है ही। और ये जो ये है ये के बी की वैल्यू, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस सारे वैल्यू को सॉल्व करेगा तेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इनको सबको सॉल्व करके देख लियो, ये नहीं है कि बस देख लिया और कहानी खत्म। सॉल्व करके देखिए, उसके बाद तेरे को आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये था किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस इसके अंदर थोड़े बहुत जो केमिकल्स के नाम होंगे वो चेंज होंगे। क्या दे रखा है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विद एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है। सुक्रोज का फॉर्मूला नहीं दे रखा था, ये ध्यान रखो। सुक्रोज का फॉर्मूला तुझे याद करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके फॉर्मूले दे रखे हैं वो तो जनरली दिए हुए मिलते हैं, जो नहीं दे रखे वो हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, calculate the mass of sucrose to be dissolved in 75 gram of acetic acid, lower its melting point by क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस, एंड द के एफ की वैल्यू भी दे रखी है और डेल्टा टी एफ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर डेल्टा टी एफ और के एफ दोनों डायरेक्टली दे दिए। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है? मोलैलिटी इंटू के एफ, वही सेम जैसे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम इंटू के बी के इक्वल था। ये डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा? एम इंटू के एफ के इक्वल होगा। सेम टू सेम सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है देखो, के एफ की वैल्यू दे रखी है एसिटिक एसिड के लिए। देखो अब सॉल्वेंट एस्कॉर्बिक एसिड तो हमारा क्या है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मास दे रखा है 75 ग्राम। मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है? CH3COH निकाल के देख ले, 60 आएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो तेरा ये एस्कॉर्बिक एसिड है C6H8O6। अगर इसको भी तू जिस तरीके से हमने उस सुक्रोज का निकाला उस तरीके से निकाल के देखेगा, से ये निकाल भी रखा है यहाँ पे 72 + 8 + 96 176 के इक्वल आ जाएगा। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तेरे को क्या निकालना है? वही मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। डिट्टो का डिट्टो वही फॉर्मूला जो अभी अभी पहले बना है मेरा, बिल्कुल का बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला बन रहा है।